नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, पुरानी कहानी का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं एक नए अध्याय की तरफ। हमारी आज की नई कहानी का नाम है द साइकिल ऑफ टाइम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का ये सफ़र। 1999 में इंग्लैंड के शेफील्ड नामक शहर की सड़कों पर एक बुजुर्ग आदमी, जो देखने में किसी फटीचर से कम नहीं लग रहा था, धक्के खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो काफी दिनों से भूखा है और उसे खाना चाहिए। वो शहर के सड़कों पर आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था और एक पागल आदमी समझकर उसे कोई भी अपने करीब आने नहीं दे रहा था। वो दौड़ते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर भीख मांगते हुए कुछ खाने का लोगों से इशारा कर रहा था, मगर उसकी ओर कोई देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो यूं सड़कों पर टहल रहा था कि सामने से अचानक एक कार ने उसे धक्का मार दिया। खून से लथपथ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे अपने चारों ओर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मगर कोई भी मदद नहीं कर रहा था कि तभी वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उसे तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करवाया। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही अजीब है और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो हमारे समझ और सोच से परे हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों का दावा करती हैं। ये तो ये भी मानती हैं कि इंसानों के पुनर्जन्म भी होते हैं और अगर कोई चाहे तो वो अपने पिछले जन्म और आने वाले जन्म में भी जा सकता है। इन्हीं मान्यताओं से जुड़ी हमारी ये कहानी द साइकिल ऑफ टाइम। पुलिस ने उसे सड़क से उठाया और पास के अस्पताल में एडमिट कर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जब उस बूढ़े आदमी को होश आया, तब उसने अपने बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जब बुजुर्ग आदमी के होश में आते ही अस्पताल के नर्स ने पुलिस को उससे मिलने के लिए कहा और उसका बयान लेने के लिए पुलिस वाले भी उसके पास पहुंच गए। क्या नाम है आपका? सीनियर इंस्पेक्टर एलेक्स ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। वो आदमी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे और वो मुस्कुरा रहा था। उसने बोला, मेरा नाम फ्रैंक जॉर्ज है। उसके मुस्कुराता हुआ देखकर पुलिस को हैरानी हुई और इंस्पेक्टर एलेक्स ने पूछा कि इतनी चोट खाने के बाद भी, जबकि आपकी हालत बहुत गंभीर है, फिर भी आपके चेहरे पर स्माइल है, ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों इतना मुस्कुरा रहा हूं, तो तुम सुनकर अपना होश खो बैठोगे। इंस्पेक्टर एलेक्स उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने में मजबूर हो गया। बोला, अच्छा, आखिर ऐसी क्या बात है? फ्रैंक जॉर्ज, बात ही कुछ ऐसी है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर एलेक्स ने अपने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, चलो अपना नाम बताओ, अपना बयान दो, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और क्या करते हो, साथ ही तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरे परिवार में कौन कौन है, मगर ये जरूर मालूम है कि मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आदमी ने चिड़चिड़ाहट में बोला। इंस्पेक्टर एलेक्स ने उसे शांत कराते हुए बोला कि अच्छा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए उसे पानी पीने को कहा।
बूढ़े आदमी ने पानी पीने के बाद कहा, देखो इंस्पेक्टर, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरा नाम फ्रैंक जॉर्ज है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज। इंस्पेक्टर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ और फिर से उस बूढ़े आदमी से सवाल किया, अपना नाम बताओ। फिर से उस आदमी ने जवाब दिया, मैं साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज हूँ। इंस्पेक्टर एलेक्स ने उसे घूरा और थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, मेरा नाम एलेक्स है और मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं खुद से घर में खाना बनाकर खाता हूँ और आज मेरे पेट में कुछ नहीं गया है क्योंकि मेरी ड्यूटी 5 बजे से ही लग जाती है और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। तुम मेरा दिमाग मत खाओ वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैं एक नोबल प्रोफेशन आदमी हूँ, फ्रैंक जॉर्ज ने गुस्से से कह दिया। पुलिस एलेक्स ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बारे में ठीक ठीक बताओ, वरना हम पूरे रेफिल से पूछेंगे। क्या मतलब? मतलब कुछ भी नहीं, तुम बताओ मुझे सब कुछ। उस बूढ़े आदमी ने हैरत भरी, परेशानी भरे शब्दों से कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं सच कह रहा हूं ऑफिसर। ये सुनकर अचानक एलेक्स गुस्से में वहां से उठा और बाहर चला आया। उसने नर्स से कहा कि इसे अकेले कहीं मत जाने देना और इसका इलाज ठीक तरीके से करो, ये शायद खुद के होश में नहीं है। नर्स ने हाँ कर दी और फ्रैंक जॉर्ज के पास बैठ गई। फ्रैंक ने कहा कि क्या एक सिगरेट मिलेगी? नर्स ने कहा, इतनी बड़ी गलती की है तुमने और ऊपर से सिगरेट मांग रहे हो। वो बोर्ड पढ़ो, धूम्रपान करना यहाँ मना है, ये हॉस्पिटल है। फिर भी उस बूढ़े आदमी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्लीज एक दे दो मुझे, बहुत तलब लगती है इसकी। नर्स ने डांटा और कहा, नहीं, बोला ना ये हॉस्पिटल है, चुपचाप बैठे रहो। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा, एक ग्लास पानी ही पिला दो। जब तक तुम्हें बॉटल चढ़ रही है तुम पानी नहीं पी सकते, नर्स ने सख्ती से कहा। और इतना कहकर नर्स वहां से चली गई। नर्स के बाहर निकलते ही फ्रैंक के कमरे में मशीन की जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। नर्स दौड़ती हुई उसके कमरे में गई और जाकर देखा तो फ्रैंक अपने बेड से नीचे गिरा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहा था। ओह फ्रैंक, नर्स ने आवाज लगाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं मैं नीचे कैसे गिर गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। नर्स गुस्से में, तुम भी ना, उठो। नर्स ने उसे बेड पर बिठाया और उसके बहते खून को साफ करके दूसरी बोतल लगाई। ये तुम क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी नौकरी चली जाती, नर्स ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तुम्हें अपने लैब में नौकरी दे देता। नर्स ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा लैब है? उसने कहा कि हाँ, मैं एक साइंटिस्ट हूं ना। नर्स आश्चर्य से, व्हाट? अच्छा मजाक है। फ्रैंक ने कहा कि ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा नाम फ्रैंक जॉर्ज है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं नॉर्वे में रहता हूँ। ये सुनकर नर्स ने फ्रैंक की ओर देखा और हैरानी से बोला, कहीं तुम वो फ्रैंक जॉर्ज तो नहीं जो बहुत साले पहले अचानक गायब हो गए थे? फ्रैंक ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं वही फ्रैंक जॉर्ज हूँ। नर्स उसकी ये बात सुनकर जोरों से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर फ्रैंक ये समझ गया कि पुलिस इंस्पेक्टर एलेक्स की तरह इसे भी उस पर यकीन नहीं है और वो
उदास होकर अपनी बगल में रखे टेबल के एक सेब उठाकर खाने लगा। नर्स बोली, तुम सचमुच पागल हो, क्योंकि तुम बहुत ही पुरानी बात कर रहे हो। अगर तुम वो फ्रैंक जॉर्ज हो तो उसकी उम्र तुम्हारे जितनी से तो कई गुना हो चुकी होगी, और वो अब तलक जिंदा भी नहीं होगा। उसके बच्चे अगर होंगे तो वो तुम्हारी उम्र के होंगे। फ्रैंक जॉर्ज उसकी बातें सुनकर उदास हो गया। उसे इस तरह उदास देखकर नर्स ने कहा, देखो, तुम जो भी हो, फ्रैंक जॉर्ज तो नहीं हो, इसलिए खुद को इस उम्र में परेशानी में मत डालो। पुलिस को सब सच सच बता दो और आज़ाद हो जाओ। नर्स की बातें सुनकर फ्रैंक जॉर्ज के दिमाग में एक बात आई और उसने झट से नर्स से पूछा, क्या तुमने उसका घर मालूम है? किसका? नर्स ने आश्चर्य से पूछा। उसने कहा कि वही फ्रैंक जॉर्ज का। नर्स ने कहा, नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। ये सारी बातें तो मुझे मेरी माँ ने बताई, जो अब खुद इस दुनिया में नहीं है। वो बोला, ओह, बहुत बुरा हुआ। अभी नर्स ने कहा, लेकिन उसका लैब नॉर्वे में था। नॉर्वे? हाँ, मैंने भी तो नॉर्वे ही कहा था। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? नर्स ने कहा, नहीं। फिर उसने कहा कि तुम बहुत बुरी हो। नर्स ने बोला, अब चलो दवाइयाँ खा लो। फ्रैंक ने कहा कि नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। नर्स ने बोला, देखो, बच्चे की तरह जिद मत करो। अगर तुमने ये दवाइयाँ नहीं ली तो मैं इंस्पेक्टर एलेक्स को बोल दूंगी और वो तुम्हें इस एसी वाले हॉस्पिटल से निकाल कर जेल में डाल देंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? फ्रैंक ने कहा। नर्स ने कहा कि हाँ, वही समझ लो। अब चलो, चुपचाप दवाइयाँ खा लो। फ्रैंक जॉर्ज तकरीबन 1 महीने तक उस अस्पताल में सड़ता रहा। हर दिन वो नर्स वहां आती और उसे दवाइयाँ, इंजेक्शन देकर 4 बातें सुनाकर चली जाती। जॉर्ज की तबीयत ठीक हो जाए इसलिए इंस्पेक्टर एलेक्स से उसे वहीं रखा। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि जॉर्ज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने उसे पागल खाने में भी एडमिट करने का सोच लिया था। फिर एक दिन एलेक्स को उस नर्स का कॉल आया और नर्स ने बताया कि जॉर्ज हॉस्पिटल से भाग गया है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर एलेक्स को बहुत गुस्सा आया और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। एलेक्स उसे गलियों गलियों में ढूंढता लग रहा, मगर जॉर्ज का कोई पता नहीं चला। एलेक्स काफी परेशान हो गया। हालांकि जॉर्ज इतना भी जरूरी था नहीं, मगर एलेक्स को खुद के ऊपर बुरा लगने लगा था कि उसने एक बुजुर्ग आदमी को उसके सही जगह नहीं पहुंचाया और वो वापस से उन सड़कों पर भटक रहा होगा। फ्रैंक जॉर्ज को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया। तकरीबन 4 से 5 दिनों बाद जब इंस्पेक्टर एलेक्स नॉर्वे की गलियों में टहल रहा था, तब उसने जॉर्ज को देखा और बिना देर किए उसने उसे पकड़ लिया। अब कहाँ भाग जाओगे? तुमने बहुत परेशान किया है मुझे अब तक, एलेक्स ने फ्रैंक जॉर्ज से कहा। फ्रैंक उसे देखते ही भागा, मगर एलेक्स ने उसे धर दबोचा। फ्रैंक ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखो, तुम मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं रिस्पेक्टेड सिटीजन हूँ नॉर्वे का। इंस्पेक्टर ने उसे दबोचते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक नहीं है और ये तुम्हें खुद नहीं मालूम है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, चलो मेरे साथ। ये क्या ज़बरदस्ती है? एक तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे पागल करार कर रहे हो। ये सही नहीं है। देखना, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से भी निकलवा दूंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो चीखता चिल्लाता रह गया, मगर इंस्पेक्टर एलेक्स ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर थाने ले गया। बैठे रहो यहीं सारी रात, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था कि तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक हो जाए, तुम्हारा इलाज हो जाए, लेकिन तुम ये नहीं चाहते। तुम तो कुछ और ही चाहते हो।
चलो ठीक है, अब तुम सड़ते रहो इस चार दीवारी में। इतना कहकर एलेक्स ने फ्रैंक जॉर्ज को अपने हवलदार से लॉकअप में डालने के लिए कह दिया और हवलदार ने वैसा ही किया। उसने जॉर्ज को लॉकअप में डालकर बाहर से ताला लगा दिया। फ्रैंक जॉर्ज चिल्लाता हुआ उस हवलदार से बोला, मुझे भूख लगी है, कम से कम मुझे कुछ खाने को तो दो। हवलदार ने फ्रैंक की तरफ देखा और फिर अपना सर घुमा लिया। फ्रैंक ने फिर चिल्लाया और कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। हवलदार जोर जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए वो चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर में एलेक्स वहां आया और फ्रैंक को चिल्लाता हुआ देखकर बोला, लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम्हें 3rd डिग्री देनी होगी। फ्रैंक जॉर्ज ये सुना और फिर वो डर कर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। एलेक्स ने थोड़ी देर बाद उसकी ओर देखा और पूछा, कुछ खाओगे? फ्रैंक जॉर्ज ने कहा, हाँ, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। एलेक्स ने उसे लॉकअप से बाहर निकाला और बोला, एक शर्त पर बाहर ले जाऊंगा कि तुम फिर से नहीं भागोगे, बोलो मंजूर है? जॉर्ज ने कहा, हाँ मंजूर है। उसने कहा, ठीक है, चलो तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। एलेक्स फ्रैंक जॉर्ज को बाहर ले गया और उसे मज़े से हॉट डॉग खिलाया। वो ब्रेड का एक टुकड़ा उसे बहुत पसंद आया और उसने कहा, ये तो बहुत ही लजीज है, ये खाना तो इससे पहले कभी नहीं खाया मैंने। और नज़ारे घुमा घुमा कर चारों तरफ देख रहा था। बोला, पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है सेफील्ड ने, इससे पहले तो इतना सब कुछ नहीं था यहाँ। एलेक्स ने उसकी बातों का ध्यान न देते हुए चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन फ्रैंक जॉर्ज बोलता ही जा रहा था। उसने खाना खाने के बाद अपने हाथ धोए और आगे चलने लगा। एलेक्स ने जल्दी से अपने बटुए से पैसे निकालकर उस दुकानदार को दिए और वापस फ्रैंक जॉर्ज की ओर भागा। तुम और कुछ खाओगे? एलेक्स ने पूछा। क्यों, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं क्या? एलेक्स ने कहा, नहीं, पैसे तो बहुत नहीं हैं और जब से तुम मिले हो तब से तो और भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भीख मांगने लग जाऊं। जॉर्ज ने कहा, क्यों, तुम्हारी तो पुलिस की नौकरी है ना, फिर तुम क्यों भीख मांगोगे? पुलिस की नौकरी में इतना पैसा कहाँ? इंस्पेक्टर ने कहा। जॉर्ज ने कहा, तो चलो मेरे साथ मेरे लैब, मैं द साइकिल ऑफ टाइम पर रिसर्च कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ काम दे दूंगा। तुम मुझे काम दोगे? अच्छा। ये कहकर इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तुम्हारे खाए हुए खाने का पैसा देकर आया हूँ। पहले खुद के लिए कमाओ, फिर मुझे काम देना। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, इसलिए तुमने मेरे पैसे दिए। और वैसे भी मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, अगर तुमने मुझे अपने पैसे से कुछ खिला दिया तो उसमें ताना मारोगे, जॉर्ज ने कहा। इंस्पेक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। जॉर्ज ने कहा कि जाओ मतलब? इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब ये कि मैं तुम पर कोई केस नहीं करूँगा, तुम आज़ाद हो। उसने कहा, सच? इंस्पेक्टर ने कहा, सचमुच। फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। 6 महीने बाद एलेक्स की बहन नोवा उसके घर आई। हाय एलेक्स, कैसे हो तुम? एलेक्स, मैं ठीक हूँ नोवा, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, कहो कैसे आना हुआ? तुम तो जानते हो कि मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट होता है और वैसे भी सीबीआई में एक पल भी फुर्सत नहीं। सो तो है, वैसे अब कैसा केस है जिससे तुम्हें मुझसे मिलवा दिया? नोवा ने कहा कि अरे यार, ये एक मिस्टीरियस केस है। एलेक्स ने कहा, मिस्टीरियस केस? वो क्या? नोवा ने कहा, हाँ, ये केस हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसकी तहकीकात बहुत ही सालों से चल रही है, लेकिन अब तब कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझा न सका। एलेक्स ने पूछा,
ऐसा भी क्या है, जरा बताओ मुझे। नोआ ने कहा कि ये केस नॉर्वे के रहने वाले एक साइंटिस्ट की है जो किसी स्पिरिचुअल इम्पॉसिबल चीज द साइकिल ऑफ टाइम पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन एक दिन खुद ही अचानक गायब हो गया और आज तक उसे कोई ढूंढ न पाया। बस उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। एलेक्स ने बहुत ही दिलचस्पी के साथ पूछा कि अच्छा, उस साइंटिस्ट का नाम तो बताओ, क्या नाम था उसका। उसका नाम फ्रैंक जॉर्ज था। एलेक्स ये सुनकर हैरान हुआ। उसने कहा, व्हाट, फ्रैंक जॉर्ज? नोआ ने कहा कि हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम फ्रैंक जॉर्ज था, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में होगा नहीं। लेकिन अगर उसके घर का पता लग जाए तो कुछ सपोर्ट मिल सकता है। एलेक्स ने ताज्जुब जताते हुए कहा कि कमाल की बात है, अभी कुछ महीने पहले मुझे एक फ्रैंक जॉर्ज नाम का बूढ़ा आदमी मिला था और वो खुद को साइंटिस्ट बता रहा था। एलेक्स की बहन नोवा ने एलेक्स की ओर देखा और हैरत भरी नज़रों से पूछा, क्या तुम सही कह रहे हो? कैसा था वो आदमी? एलेक्स ने कहा, यही कोई 60-70 साल का। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन जिस फ्रैंक जॉर्ज की मैं बात कर रही हूँ उसकी तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई होगी। हाँ, इसलिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो आदमी भी खुद को एक साइंटिस्ट बता रहा था, वो भी नॉर्वे का। नोआ ने दिलचस्पी लेते हुए कहा कि अच्छा, तो क्या तुम मुझसे उसे मिलवा सकते हो? तुम तुम्हारा काम करो, उससे मिलकर क्या करोगी? वैसे भी वो कोई पागल ही लगता है। एलेक्स ने बड़ी ही बेकदरी के साथ जवाब दिया। लेकिन एलेक्स, नॉर्वे में तो साइंटिस्ट जॉर्ज का भी लैब था। हो सकता है इसका और उसका कोई कनेक्शन हो सकता है वो उस साइंटिस्ट का बेटा हो। हमें उससे मिलना चाहिए एलेक्स, नोआ ने कहा। क्या तुम जानती हो उस आदमी की वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ? उसने मुझे बहुत भगाया है और फिर भी मैं उसकी भलाई के लिए उसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गया। वो बहुत शैतान है। हालांकि वो बूढ़ा है पर बच्चों जैसी हरकतें हैं, एलेक्स ने कहा। नोआ हंसते हुए बोली, तुमसे वो भाग कर ही खुश रह सकता है क्योंकि तुम खुद एक टॉक्सिक पर्सन हो। अच्छा, मैं टॉक्सिक हूँ? एलेक्स ने गुस्से में नोआ की तरफ देखा और पूछा। नोआ ने कहा, हाँ, तुम टॉक्सिक हो क्योंकि तुम अपने रूल्स सब पर थोपते हो। तुम सामने वाले की मन की बात समझना ही नहीं चाहते, इसलिए ही गार्गी तुम्हें छोड़कर चली गई। ओह कम ऑन, गार्गी एक कुत्ता था और कुत्ता का काम होता है इधर उधर मुंह मारना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसे बांधकर नहीं रखता था और वो किसी कुतिया के साथ भाग गया, एलेक्स ने खींचते हुए कहा। नोआ को फिर से हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम भी ना एलेक्स, कभी सुधर नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अब चलो उसे ढूंढते हैं। हो सकता है कि वो मेरे कोई काम आ जाए, और अगर काम नहीं आया तो तुम उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा सकोगे। हाँ ठीक रहेगा, मेरे दिल का बोझ भी उतर जाएगा, एलेक्स ने कहा। अगली सुबह तकरीबन 10:30 बजे नोआ और एलेक्स दोनों नॉर्वे की गलियों में उस फ्रैंक जॉर्ज को वापस से ढूंढने निकल गए। सुबह से शाम हो गई। मैं अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर इस पागल को ढूंढ रहा हूँ। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, एलेक्स ने कहा। ओह एलेक्स, तुम भी ना बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुम्हें पुलिस की नौकरी दी किसने? नोआ ने खींचते हुए कहा। हाँ, तो तुम्हारे अंदर बहुत ही धैर्य है तो तुम ही ढूंढो उस पागल आदमी को, मैं चला। इतना कहकर एलेक्स 2 कदम आगे चला। नोआ ने उसे पुकारा, एलेक्स, एलेक्स सुनो तो। मगर एलेक्स नोआ की एक नहीं सुनता और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसे सामने एक ब्रेड की दुकान से ब्रेड चुराता हुआ आदमी दिखा। वो बिल्कुल फ्रैंक जॉर्ज की तरह दिखाई दे रहा था। एलेक्स कुछ बोलता कि उससे पहले दुकान के कर्मचारी उस आदमी को दौड़ा लेते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो उसे, वो हमारा ब्रेड चुरा कर भाग रहा है और उसने पैसे भी नहीं दिए। चोर है, पकड़ो उसे, जाने मत दो।
ये कहकर सभी आदमी उसके पीछे भाग रहे थे और वो काफी रफ्तार से खुद को बचाते हुए दौड़ रहा था। उसके हाथ में ब्रेड का एक मोटा टुकड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भूखा है, इसलिए उसने ब्रेड की चोरी की। एलेक्स भी उस सब के पीछे भागा। वो उस आदमी तक पहुंचना चाहता था, इसलिए तेज रफ्तार से दौड़ते हुए वो वहां तक पहुंचा और उस आदमी को पकड़ लिया। एलेक्स ने उसकी ओर देखा तो वो फ्रैंक जॉर्ज था। एलेक्स ने हैरत से कहा, तुम? जॉर्ज, हाँ मैं। छोड़ दो मुझे। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हो। मेरा पीछा छोड़ दो एलेक्स, चले जाओ यहाँ से। मगर एलेक्स उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, चलो मेरे साथ, मेरे घर। तभी उसकी बहन नोवा वहां पहुंच गई और जब उसने फ्रैंक जॉर्ज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो वही फ्रैंक जॉर्ज था जो द साइकिल ऑफ टाइम पर रिसर्च कर रहा था, जिसके गायब होने की खबर 1930 में अखबार में छपी थी। साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज। नोआ के मुंह से बस एक यही शब्द निकला और वो फिर बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। वो चौंक कर उठी और बोली, एलेक्स, फ्रैंक जॉर्ज कहाँ है? एलेक्स हैरत में था कि नोआ उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है, मगर उसने धैर्य रखते हुए कहा कि वो बाहर बैठा है, हॉल में खाना खा रहा है, पता नहीं कब का भूखा है वो। नोआ ने एलेक्स का हाथ पकड़ा और कहा, एलेक्स, वो वही फ्रैंक जॉर्ज है जो द साइकिल ऑफ टाइम पर रिसर्च कर रहे थे और अचानक 1930 में गायब हो गए। नोआ की बात सुनकर एलेक्स जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, या तो तुम पागल हो गई हो या मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। कहाँ 1930 और कहाँ अब का समय। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर वो वही फ्रैंक जॉर्ज होते तो कब का मर चुके होते। इस बात को बीते कई साल बीत गए। एलेक्स, मेरा यकीन करो, ये वही साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज हैं और पता नहीं वो इतने सालों से जिंदा कैसे हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नोआ अपने सूटकेस में से एक तस्वीर निकालती है और एलेक्स को दिखाती है। एलेक्स उस तस्वीर को देखकर काफ़ी हैरान होता है, मगर उसे प्रूफ करने के लिए वो तस्वीर लेकर फ्रैंक जॉर्ज के पास जाता है और उस तस्वीर से फ्रैंक जॉर्ज को मिलाता है। बिल्कुल हूबहू। ये कैसे हो सकता है? एलेक्स ने नोआ से कहा। क्या यही कि एक शख्स के दो आदमी? ओहो एलेक्स, ये आदमी एक ही है, ये फ्रैंक जॉर्ज है, नोआ ने परेशान होकर कहा। हाँ हाँ, तुम शायद फिर से पागल हो गई हो, एलेक्स ने कहा। नहीं एलेक्स, मेरी बात मानो, ये वही आदमी है। नोआ ने फिर से एलेक्स को यकीन दिलाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसका अभी प्रूफ मिल जाएगा, नोआ ने कहा। कैसे? उसी से पूछ लेते हैं कि ये तस्वीर वाला आदमी वो है कि या फिर कोई और है। लेकिन एलेक्स, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और अगर ये परिस्थिति में उसे हम कुछ भी कहेंगे तो वो शायद झूठ ही बोल दे। एलेक्स ने कहा, तो फिर? नोआ ने कहा, हमें इसके घर जाना होगा। कैसे? सपने में? नोआ, ओहो एलेक्स, कुछ भी कहे, तुम तो पुलिस में ही अपना दिमाग खपाते हो, कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगाते ही नहीं। पुलिस में हो, कुछ तो करो। ये सुनकर एलेक्स ने कहा कि और तुम सीबीआई में हो, तुम ही कुछ करो। और वैसे भी तुम्हें ही लगता है कि वो साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज है, मुझे तो नहीं लगता। नोआ एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ एलेक्स, मेरी हेल्प कर दो। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर एलेक्स मान जाता है और कहता है, ओके, तुम अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, मैं देखता हूँ, तब तक यही रहेंगे। ओके? बोलता है, नहीं, ये मेरे घर पे नहीं रह सकता। पर नोआ के जिद करने पर एलेक्स फ्रैंक जॉर्ज को अपने घर पर ही रखता है और जाते जाते कहता है कि जल्दी पता लगाओ इसके घर का। ओके? एलेक्स वहां से अपनी ड्यूटी पर चला गया
फ्रैंक जॉर्ज एलेक्स के घर पर रहने लगा और नोवा उसका बहुत ख्याल रखने लगी। वहीं दूसरी ओर एलेक्स जॉर्ज की फैमिली का पता लगाने में जुट गया। एक दिन एलेक्स के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आया। सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी बात कर रहा था। हेलो, क्या मैं एलेक्स से बात कर सकता हूँ? एलेक्स ने कहा, हाँ कहिए, मैं एलेक्स इंस्पेक्टर ही बोल रहा हूँ। जी, आपने कुछ दिन पहले एक इश्तिहार दिया था। एलेक्स ने बोला, कैसा इश्तिहार? उसने कहा कि वही साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज की 1930 में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे, उनके परिवार वाले कहाँ हैं? एलेक्स ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वही फ्रैंक जॉर्ज हैं? उसने कहा, जी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एलेक्स बोलता है, क्या तुम सच में उसका एड्रेस बता सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ, आप आइए तो सही। वो बोलता है, ठीक है, पता लिखवा दो। एलेक्स नोआ को लेकर उस पते पर पहुंचा। क्या यही एड्रेस था? नोआ ने सामने से एक जर्जर हवेली देखकर एलेक्स से पूछा। हाँ, एड्रेस तो यही था। नोआ ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों भीतर गए। अंदर पूरा अंधेरा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एलेक्स ने आवाज लगाई, अरे कोई है? मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। एलेक्स ने फिर से आवाज लगाई, कोई है इस घर में? मैं इंस्पेक्टर एलेक्स। फिर से कोई आवाज नहीं आई। एलेक्स ने बोला कि लगता है किसी ने हमारे साथ कोई मजाक किया है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसने बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? एलेक्स और नोआ के कदम एकदम रुक जाते हैं और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और वो उन दोनों को ही घूर रहा था। अंदर आ जाइए, आप दोनों का स्वागत है। उस आदमी ने व्हील चेयर को अपने हाथों से आगे की ओर धकेलते हुए कहा। एलेक्स ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि देखिए, हमें यहाँ का पता मिला है, यहाँ से हमें फ़ोन गया था और वो कह रहे थे कि वो फ्रैंक जॉर्ज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। किसने फ़ोन किया था यहाँ से मुझे? सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने ही आपको फ़ोन करके यहाँ बुलाया है मिलने के लिए। आइए बैठिए। उस आदमी के कहने पर नोआ और एलेक्स दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। उस आदमी ने इशारा करने पर सामने से एक नौकर ग्लास में पानी लेकर आया। एलेक्स और नोआ को पिला दिया। पानी पीते ही न जाने एलेक्स और नोआ को क्या हुआ, वो दोनों को चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वो दोनों बेहोश हो गए। दोनों पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए थे, मगर उनके शरीर उनके काबू में नहीं थे। आंखें खुली थी, कुछ सुनाई दे रहा था, मगर वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना वहां से भाग पा रहे थे। दोनों इतना तो समझ गए थे कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, मगर क्यों, ये जानना अभी रहस्य ही था। नोआ और एलेक्स दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। सामने व्हील चेयर पर बैठा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम लोगों को क्या लगा, मेरी इतनी सालों की मेहनत पर तुम लोग पानी फेर दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस चीज़ की तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है उसे पाने में, अब और नहीं। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं उसे पूरी तरह से हासिल कर लूंगा, फिर मुझे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। एलेक्स ने कहा, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो हंसा और बोला कि बहुत जल्द समझ जाओगे, जब तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना कहकर वो आदमी एक अखबार एलेक्स की ओर फेंकता है और कहता है, पढ़ो इसे। एलेक्स जब अखबार का फ्रंट पेज देखता है तो वो दंग रह जाता है,
क्योंकि उसमें फ्रैंक जॉर्ज की तस्वीर के साथ उसके लापता होने की खबर छपी थी, जो कुछ ही दिन पहले एलेक्स ने खुद छपवाई थी। एलेक्स उसको देखते ही समझ जाता है कि माजरा क्या है। अच्छा, तो तुम हो फ्रैंक जॉर्ज के बेटे? एलेक्स ने कहा। हाँ, मैं हूँ फ्रैंक जॉर्ज का बेटा, मुआना जॉर्ज। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैंने ही अपने फादर को मारा था, क्योंकि उन्होंने साइकिल ऑफ टाइम की खोज कर ली थी, जिसका ऑनर मुझे बनना था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत की, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उन्हें मेरी की हुई कोई रिसर्च पर यकीन नहीं था और मुझ पर हमेशा बिगड़ते थे। मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था, उन्हीं की तरह नाम कमाना चाहता था, लेकिन मेरे ही पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, लेकिन मुझे बीच में ही मालूम हुआ कि वो किसी ऐसे चीज़ की खोज कर रहे हैं जो दुनिया में अगर आ जाए तो बहुत फायदा होगा। वो समय को पीछे खींचना चाहते थे, और फिर एक दिन मालूम हुआ कि उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने किसी ऐसे मशीन की खोज की जो इंसानों को समय से पीछे और आगे भी ले जा सकता था। ये सुनकर मैंने पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। मुझे उस दिन से खुद पर और भी गुस्सा आने लगा। मैंने खुद को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पिता को ही मार कर उस रिचर्स का हकदार बन जाऊं तो कैसा होगा। यही सोचकर मैंने अपने पिता फ्रैंक जॉर्ज को जान से मार दिया। उसके बाद जिंदगी एकदम स्मूथ चलने लगी, लेकिन जब मैंने उसे चाइना वालों को बेचना चाहा तो उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इस बात से मैं आज तक परेशान हूँ। उसे ठीक कराने की मैंने खूब कोशिश की, मगर वो ठीक ही नहीं हो रहा। अभी कुछ ही दिन पहले चाइना के एक मशहूर साइंटिस्ट ने उसे रीस्टार्ट करने का आश्वासन दिया, और इस बात से मैंने मन में एक उम्मीद जगा दी। फिर तुम लोग आए, और इतने सालों बाद फिर न जाने क्या तुमने मेरे पिता जैसे दिखने वाले आदमी को ढूंढा और उसकी खोज खबर निकालने लगे, और उस आदमी ने भी खुद को साइंटिस्ट बताया। और तो और न्यूज़पेपर में तुम्हारा इश्तिहार देखकर मेरे मन में एक डर समा गया। लेकिन अब नहीं, तुम लोगों को मार कर मैं वापस खुद के मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। ये कहकर वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी जोर जोर से हंसने लगा। एलेक्स लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और जाकर मुआना जॉर्ज का गला पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने में लग गया। छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मगर एलेक्स उसे दबोचे खड़ा हुआ था। जल्दी बताओ, वो लैब कहाँ है? एलेक्स ने पूछा। मगर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। एलेक्स ने कहा कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस लैब का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। व्हील चेयर वाला आदमी बोला कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसका पता तुम्हें नहीं बताऊंगा। एलेक्स खींचते हुए बोला कि देखो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। इससे बेहतर यह है कि तुम बता दो कि वो मशीन कहाँ रखी है। तभी नोआ की आंख खुल गई और उसने उठते ही पुलिस को फोन लगा दिया। जब तक पुलिस आती तब तक नोआ ने अपना कैमरा फिट कर दिया ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो सके। बताते हो कि नहीं? एलेक्स ने गुस्से में मुआना से बोला, लेकिन मुआना ने कुछ भी नहीं बताया। तभी वहां जोरों की हवा बहने लगी, ऐसी तूफानी हवा जैसे सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। नोआ खुद को उस तूफानी हवा में बचाते हुए बोला, एलेक्स, तुम अपना ख्याल रखना, देखना वो भाग न जाए। एलेक्स ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, और ये भी मेरी गिरफ्त में है। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन फोन करो। वो तो मैंने पहले ही कर दिया है, पुलिस आती ही होगी, नोआ ने कहा। एलेक्स बोला, वेरी गुड नोआ, अब देखता हूँ इसे कौन बचाता है। इतने में किसी के भीतर आने की आहट सुनाई दी, खट 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 करके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई। कोई आ रहा है, एलेक्स ने बोला। हाँ,
कोई तो है, लेकिन कौन? नोआ ने कहा। कोई भी हो, तुम मुआना को मत छोड़ना। नोआ ने फिर से कहा। कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई और सामने एक आदमी आकर खड़ा हुआ। नोआ ने कहा, ये कौन है? एलेक्स, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। नोआ ने पूछा, कौन हो तुम? अचानक ही अंधेरा छटा और उजाला हुआ तो एलेक्स और नोआ ने देखा कि सामने वही आदमी खड़ा है जो खुद को साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज बता रहा था। एलेक्स ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? नोआ ने कहा, फ्रैंक जॉर्ज? एलेक्स ने कहा, यह कोई फ्रैंक जॉर्ज नहीं है, ये बहरूपिया है, झूठ बोल रहा है। अभी अभी तो इसके बेटे ने कहा कि उसने खुद को अपने बाप को मारा है। तब वो साइंटिस्ट फ्रैंक जॉर्ज कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से इसने खुद को साइंटिस्ट जॉर्ज समझ लिया। पर नोआ थोड़ी हड़बड़ाई और उसने बोला कि मगर? तभी एलेक्स ने कहा, मगर अगर कुछ नहीं, तुम इसके करीब मत जाना। हमें पहले से इस पर शक है। इससे पता लगाना है कि वो मशीन कहाँ है। तभी एलेक्स ने बोला कि पहले मुआना से सच निकलवाना होगा। तभी एक आवाज आई। उसने कहा, मैं बताता हूँ कि वो मशीन कहाँ रखी है। भिखारी जैसे दिखने वाले फ्रैंक जॉर्ज की बात सुनकर नोआ और एलेक्स दोनों हैरान हो गए। एलेक्स ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने बोला, बस पता है। एलेक्स ने बोला, तो फिर जल्दी से बताओ और वहां चलो। इसके बदले मैं तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। मेरी भूख अब हमेशा के लिए मिट गई। बस इसको इसके किए की सजा मिल जाए। फ्रैंक जॉर्ज ने कहा, सो तो मिलेगी। इसे ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक नहीं भूलेगा। एलेक्स ने जवाब देते हुए कहा। मुआना भौचक्का होकर जॉर्ज को देख रहा था। वो बिल्कुल उसके पिता फ्रैंक जॉर्ज की तरह ही दिख रहा था। उसने एक उंगली उठाई और उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। एलेक्स ने कहा, क्या नहीं हो सकता? उसने कहा कि यही कि ये मेरा बाप जिंदा कैसे है? एलेक्स ने कहा कि ये तेरा बाप नहीं है। तू यूं समझ ले कि तेरे पापों का हिसाब करने के लिए तेरे बाप के शक्ल में कोई तुझे सजा दिलवाने आया है। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुआना बस फ्रैंक जॉर्ज की तरफ देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सच है। तभी एलेक्स ने उसे धकेलते हुए अपनी ओर खींचा और जैसा जैसा फ्रैंक जॉर्ज ने बताया ठीक वैसे वैसे एलेक्स और नोआ करते गए। फ्रैंक जॉर्ज ने बताया कि घर के पीछे वाले बगीचे में एक सुंदर सुरंग जाती है जो बहुत ही सजी धजी है। उस सुरंग के नीचे से ही एक कमरा जाता है। उस कमरे में ही वो मशीन इसने छुपा रखी है जिसकी मरम्मत हो रही है। बस फिर क्या, एलेक्स और नोआ दोनों सुरंग को ढूंढने घर के पीछे वाले बगीचे में चल दिए और जैसा कि फ्रैंक जॉर्ज ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यह सुरंग उन्हें दिखाई दिया। वहां से नीचे जाते ही एक कमरा था जो कि बिल्कुल ही लग्जरियस था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कमरा जमीन के भीतर है। और उस कमरे के बीचों बीच एक मशीन रखी हुई थी जिसके अंदर से एक लाल कलर का बटन जो कि बहुत चमक रहा था लगातार बज रहा था, टू टू करके। उसकी आवाज उन सब के कानों में गूंजने लगी। मुआना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका भांडा फूट चुका था। मुआना ने जब देखा कि वो अब बच नहीं पाएगा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर एलेक्स से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, ये मशीन ले जाओ, मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जीना है, मरना नहीं है। और फ्रैंक जॉर्ज के कदमों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे पिता जैसे दिखाई देते हो। मेरे पिता बनकर ही मुझे क्षमा कर दो। ऐसा लगेगा कि मेरे पिता ने मुझे माफ़ किया, तब मैं सुकून से मर सकूंगा। मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो।
मुआना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर सबसे खुद को छोड़ देने की माफ़ी मांगने लगा, मगर किसी को मुआना पर तरस नहीं आया। किसी ने मुआना को नहीं माफ़ किया। इतनी ही देर में पुलिस की जीप वहां आकर खड़ी हो गई और उसमें से एक 3 4 5 6 लगातार सिपाही निकलते रहे और वो एलेक्स के बताए हुए जगह पर आकर खड़े हो गए। उन सब ने मुआना को दबोच लिया। मुआना को जेल हो गई। मुआना को अपने पिता की जान लेने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। एलेक्स ने मुआना को जेल भेज दिया। उसके बाद उस मशीन को बाहर निकालकर उसे सरकार के हाथ में सौंप दिया और सरकार ने उसे उपयोग करने से मना कर दिया और उस मशीन को ध्वस्त करवा दिया, क्योंकि वो मशीन बहुत सारे इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल सकती थी। इसे ले जाओ और ले जाकर सरकार के हाथों में सौंप दो। सरकार ही तय करेगी कि इस मशीन का क्या करना है। और फ्रैंक जॉर्ज की तरफ देखते हुए एलेक्स ने कहा कि चलो, अब उम्र भर तुम मेरे घर पर ही रहोगे। तुम्हें फ्री में खाना खिलाऊंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। फ्रैंक जॉर्ज मुस्कुराया और अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स और नोआ उसकी तरफ भागे। फ्रैंक, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो फ्रैंक जॉर्ज, आंखें खोलो, नोआ ने कहा। एलेक्स के लाख पुकारने पर भी जॉर्ज ने आंखें नहीं खोली। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसने अपने शरीर को छोड़ दिया था। एलेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी बाहों में ही फ्रैंक जॉर्ज ने दम तोड़ दिया। अचानक सब कुछ ऐसा होता देखकर एलेक्स कंफ्यूज हो गया कि आखिर अचानक जॉर्ज को क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तो भला चंगा था और ब्रेड के टुकड़े खा रहा था। जॉर्ज को देखकर पता नहीं क्यों एलेक्स की आंखों में आंसू आ गए। एलेक्स फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे उसका कोई सगा रिश्तेदार मर गया हो। इतने में मशीनों को उठाकर ले जाया गया। एलेक्स सोच रहा था कि इतने महीनों वो जॉर्ज के कितने करीब था। शायद इसलिए उसके जाने का उसे दुख हो रहा था। इसलिए एलेक्स ने जॉर्ज के बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉक्स में करके दफनाने ले गया, मगर वहाँ जो हुआ उसने एलेक्स को अंदर से झकझोर कर रख दिया। जब एलेक्स जॉर्ज को बॉक्स में डाल रहा था तब जॉर्ज के गले में लटकी लॉकेट एलेक्स के हाथों में आ गई, जिस पर जॉर्ज की जन्म तारीख लिखी हुई थी। दोस्तों, आप सबके सब्र का इम्तिहान लेते हुए मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे कहानी के दूसरे अध्याय में।